ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा और वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जिन्हें जानने के बाद आप रोजाना अक्सर बोले जाने वाले, अक्सर पढ़े जाने वाले, अक्सर सुने जाने वाले वाक्यों को बहुत आसानी से बना सकते हो। और ये रूल इतने आसान है कि आज के बाद आप इस क्लास के बाद कभी भी जिंदगी में इन्हें गलत नहीं बनाओगे और जहां भी आप इन्हें सुनोगे आपके तुरंत माइंड में आएगा कि इनकी हिंदी ये होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं यूज ऑफ लेट और यूज ऑफ लेट्स को। आज ये दो प्रयोग से देखिए आप कितनी अंग्रेजी सीखते हो जो अक्सर रोजाना बोली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ लेट की। क्या होता है लेट? जब भी हम इंग्लिश में कोई अनुमति मांगते हैं किसी से, हम किसी से कोई वैसे तो अनुमति मांगने की बहुत सारे टाइप में आपको पढ़ा भी चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीका है। यूज ऑफ लेट से हम किस प्रकार की अनुमति मांगते हैं? मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे नाचने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पंखा चलाने दो, मुझे बाहर जाने दो, उसे लड़की को आने दो, मुझे गर्लफ्रेंड बनाने दो, उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने दो। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप यूज ऑफ लेट से बोलेंगे। लेकिन लेट के बाद एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, ये वाक्य शुरू होते हैं लेट। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले लेट लगा देना है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है। अगर आपको ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनंसिएशन और पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस ये नहीं पता तो एक बार मैंने वीडियो इस पर बनाई हुई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आता है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, जैसे कि आई हो गया सब्जेक्टिव केस। लेकिन आई का अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो मी आता है, जैसे कि आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। शी गेव मी ए फूड, शी गेव मी ए फूड, शी गेव मी ए फूड। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का दैम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, हर का हर हो जाता है। तो वो वाला ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रखना है। मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर अदरवाइज गूगल पे एक शीट डाल लीजिए कि ऑब्जेक्टिव केस लिस्ट, वहां पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव केस पता चल जाएंगे। फिर भी मैंने मोटा मोटा बता दिया। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का हिम होता है, हर का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू ही होता है। तो देखो सबसे पहले आपको लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बाद सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि लेट मुझे जाने दो, मुझे के लिए क्या आएगा? आई, लेकिन इसमें लगता है ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का क्या हो गया? मी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट हर डांस, उसको नाचने दो, किसी लड़की की बात हो रही है। लेट हर रीड, उसको पढ़ने दो। जैसे कि आपके भाई ने कहा कि अरे यार इसे बहन को मत पढ़ाओ, इसे बहन को मत पढ़ाओ, बहन को मत पढ़ाओ। तो आपकी मम्मी ने कहा अरे लेट हर रीड, अरे उसे पढ़ने दो यार। लेट हिम कम इनसाइड, आपके भैया ने कहा कि मैं मेरे दोस्त को अंदर नहीं आने दूंगा, अंदर। आपकी मम्मी ने कहा लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर आने दो। लेट हिम गो टू जिम, उसे जिम जाने दो। लेट अस ईट फूड, हमें खाना खाने दो। लेट अस टेक रेस्ट, हमें आराम करने दो। एक बार मैं फिर बता देता हूं भैया, सबसे पहले लेट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद भैया ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के बाद भैया क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस के बाद भैया वर्ब फर्स्ट आएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, उन्हें मंदिर जाने दो, उन्हें मंदिर जाने दो। तो उन्हें के लिए क्या आएगा? दे, लेकिन दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दैम। तो लेट दैम, लेट क्योंकि लेट से शुरू होते हैं, इस तरह के वाक्य, लेट दैम गो टू टेम्पल, लेट दैम गो टू टेम्पल, उन्हें मंदिर जाने दो। तो इस प्रकार ये लेट वाले वाक्य बनते हैं। एक बार फिर मैं इनका क्विक रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे नाचने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे नाचने दो, लेट हर डांस, उसे पढ़ने दो, लेट हर रीड, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इनसाइड, उसे जिम जाने दो, लेट हिम गो टू जिम। लेट अस फूड, उसे खाना खाने दो। लेट अस टेक रेस्ट, हमें आराम करने दो। अब देखो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? उन्हें लिखने दो, लेट देम राइट, उन्हें लिखने दो। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ लेट्स की। भैया यूज ऑफ लेट और यूज ऑफ लेट्स में बहुत अंतर है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर आपने तो ये बताया था, ये नहीं बताया था। मैं बता रहा हूं लेट अलग है, लेट्स अलग है। लेट के बाद लेट, जब इसमें एस नहीं होता, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखो, इस वाले अपोस्ट्रोफी एस में ये इज वाला काम नहीं करता है, अस वाला काम करता है, अस वाला। लेट अस, जब भी आप अपने समूह से कोई बात कहते हैं, ग्रुप से कोई बात कहते हैं,
तब हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। जब भी आप अपने ग्रुप से, अपने समूह से कोई सुझाव लेते हैं, तब हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि, और ये बहुत सिंपल रूल है, लेट्स के बाद सीधा का सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि आप बहुत सारे लड़के लड़कियां हो, बैठे हुए हो और आपके मन में आया यार शाम हो रही है, लेट्स प्ले, आओ खेलें। इसीलिए आपने अगर जिंदगी में कभी किताब पढ़ी हो, मैंने तो नहीं पढ़ी, थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, तो वहाँ पर मुझे पता चलता था, वहाँ पर लिखा रहता था लेट्स रीड, आओ पढ़ें, लेट्स रीड अबाउट द पोएम, आओ पोएम के बारे में पढ़ें। तो लेट्स प्ले, आओ खेलें, लेट्स गो, आओ चलें, लेट्स मूव, चलो चलते हैं। भैया भैया बहुत ध्यान से सुनो, ये लेट्स समूह से, एक व्यक्ति से नहीं, कम से कम दो होने चाहिए, जोड़ा तो कम से कम होना चाहिए। जोड़े से या समूह से कहने के लिए हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट्स गो, आओ चले, लेट्स प्ले, आओ खेले, लेट्स गो, आओ चले, लेट्स मूव, चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, आओ लुका छिपी खेलते हैं। मैंने आपसे बताया था हाइड एंड सीक बोलते हैं लुका छिपी को, टिपकैट बोलते हैं गिल्ली डंडा को, प्ले मार्बल्स बोलते हैं कंचे खेलने को, और आपका इसी तरह से बहुत सारे गेम होते हैं। अब देखो लेट्स लर्न, आओ सीखें, इसीलिए एक मैडम है जिनका नाम है हिमांशी, और हिमांशी मैम का चैनल है जिसका नाम है लेट्स लर्न। तो वो क्या कहना चाहती हैं अपने चैनल के माध्यम से, आओ सीखें, लेट्स लर्न। हिमांशी मैम का चैनल है और वो बोलती हैं लेट्स लर्न। लेट्स लर्न का मतलब है आओ सीखें, वो सबसे बोलती हैं, क्योंकि लेट्स लर्न सम गुड हैबिट्स, आओ कुछ अच्छी आदतें सीखें। लेट्स डू सम डिफरेंट, आओ कुछ नया करें। लेट्स ब्रेक द रिकॉर्ड्स, आओ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। लेट्स स्पीक इंग्लिश, आओ अंग्रेजी बोलते हैं। लेट्स प्राउड अवर पेरेंट्स, आओ अपने माता पिता को गर्व कराते हैं। तो भैया इस प्रकार से लेट और लेट्स का प्रयोग अक्सर बोले जाते हैं। और कल से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं बिल्कुल बिगिनर के लिए। यहां पर मैं आपको जिस तरह से स्ट्रक्चर करा रहा हूं एडवांस लेवल का, एडवांस बैच अपना कंटिन्यू रखेंगे जिसकी 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, और कल से मैं एक बहुत ही बिल्कुल बिगिनर्स के लिए एक नया बैच शुरू कर रहा हूं, और उसमें मैं बिल्कुल आके सामने आके पढ़ाऊंगा कैमरे पे, ठीक है ना। तो एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। क्या क्या है यूज ऑफ लेट, लेट के बाद भैया ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेट मी के मुझे जानते हो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट हर डांस उसे नाचने दो, लेट हर रीड उसे पढ़ने दो, लेट हर कम इनसाइड उसे अंदर आने दो। लेट्स का प्रयोग करते हैं समूह या ग्रुप से कोई बात कहने के लिए। उसके बाद सिंपल सी वर्ब फर्स्ट आती है, जैसे कि लेट्स प्ले, आओ खेले, लेट्स गो, आओ चले, लेट्स मूव, आओ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, आओ लुका छिपी खेलते हैं। भैया इतना सब कुछ आसान होने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप बोलते नहीं हैं, तो मैं कसम खा के बता रहा हूँ फिर आप मजाक कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। शुड और शुड हैव पर बनने वाले बहुत सारे वाक्य आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल सा मैं एक यूज बता देता हूं आपको शुड का। भैया शुड कहाँ यूज होता है, शुड किस लिए यूज होता है? तो शुड के लिए एक चीज आप याद रखना, शुड का मतलब है चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति को सलाह या सुझाव देते हैं तब हम शुड का प्रयोग करते हैं। अभी मैं शुड की बात कर रहा हूं, शुड हैव की बात नहीं कर रहा हूं। एक बात ध्यान से पढ़ लो, किसी व्यक्ति को सलाह या सुझाव देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। और हमारे भारत में ये चीज तो आपको पता ही है, सलाह देने की लोगों को कितनी आदत है। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो इस प्रकार से शुड और शुड नॉट से वाक्य बनते हैं। पहले मैं 2-3 वाक्य आपको शुड के बता देता हूं जल्दी से जल्दी, फिर आज का इंपॉर्टेंट रूल हम पढ़ेंगे शुड हैव, क्योंकि आज का जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो शुड हैव ही है। क्योंकि शुड तो मैं पूरी मॉडल्स की एक लंबी क्लास आपको पढ़ा चुका हूं, सारे मॉडल्स एक बार में कवर मैंने कराए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मॉडल्स की क्लास जरूर करिए अगर आप एक बिगनर हो। मैं गारंटी लेता हूं लगभग 30 से 40% इंग्लिश सिर्फ आप मॉडल्स और टेंस की क्लास से ही सीख जाओगे। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन लिमिटेड, जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो टेंस और मॉडल्स की क्लास के बाद आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा इंग्लिश को लेकर। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूं मॉडल्स और टेंस की क्लास वन शॉट में पढ़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वो जरूर करिए। तो शुड का एक सिंपल सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद शुड आता है, शुड के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें गाना चाहिए, यू शुड सिंग। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें
धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक लीकर। तुम्हें गर्लफ्रेंड से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट मेक फ्रेंडशिप विद गर्लफ्रेंड। तुम्हें लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू गर्ल्स। और तुम्हें रोजाना जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये तो बात हो गई शुड की। अब हम बात करेंगे शुड हैव। आखिर शुड हैव का प्रयोग कहां होता है? पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से आप याद रखना। कभी भी किसी मॉडल्स के साथ, कभी भी किसी मॉडल्स वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ है, अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा हुआ है तो उसके आने वाली जो फॉर्म आएगी वो वर्ब फर्स्ट आएगी। सिंपल मॉडल के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल प्लस हैव के साथ आएगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम चलते हैं आज के मुख्य रूल पर, जो है हमारा शुड हैव पर। देखो एक बार पढ़ो, शुड हैव। किसी व्यक्ति को भूतकाल की सलाह देने के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। शुड और शुड हैव में भैया बहुत ज्यादा अंतर है। देखो, शुड से देते हैं हम वर्तमान की सलाह, शुड हैव से देते हैं हम भूतकाल की सलाह। तुम्हें यह करना चाहिए था। कल आपकी मम्मी ने आपको लड़की देखने के लिए भेजा था, तो आपकी मम्मी ने कहा यार तुझे लड़की तो देखनी चाहिए थी, तुम्हें समय पर जाना चाहिए था, तुम्हें समय पर आना चाहिए था, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए थी। अब मान लो आपके घर वालों को पता है कि आप बियर पीते हो और आप अपनी रिश्तेदारी में गए, तो आपकी मम्मी ने आपको समझा के भेजा कि भैया ठीक है घर पे आके पी लेना, वहाँ शराब मत पीना। लेकिन आप तो आदत से मजबूर, आपने वहाँ पे भी शराब पी ली। तो आपकी मम्मी ने आपसे कहा अगले दिन यू शुड नॉट टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन लीकर यस्टरडे। तुम्हें कल शराब नहीं पीनी चाहिए थी। तो शुड हैव का प्रयोग करते हैं हम। देखो एक बार फिर ध्यान सुनो, शुड तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए। शुड हैव तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें दौड़ना चाहिए था, तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए था। तो इस प्रकार के शुड हैव किसी व्यक्ति को भूतकाल की सलाह देने के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा भैया, उसके बाद शुड हैव आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और यहीं अगर बात हम शुड की करते हैं तो शुड में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद शुड आता, शुड के बाद वर्ब फर्स्ट आती, वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता। जैसे कि यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन डेली, तुम्हें रोजाना दौड़ना चाहिए। यू शुड हैव रन यस्टरडे, तुम्हें कल दौड़ना चाहिए था। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम बनाते हैं भूतकाल के वाक्य। आप देखो जैसे कि तुम्हें समय पर दवाई ले लेनी चाहिए थी, तुम्हें समय पर दवाई ले लेनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यू लगाया, सबसे पहले हमने क्या लगाया सब्जेक्ट, देखो तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए थी यू, और इसके बाद हमने शुड हैव लगाया क्योंकि पास्ट की सलाह है। इसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगाया, मेडिसिन इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए थी। तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए था, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल। कल आपके घर वालों ने आपसे कहा कि भैया जो पड़ोस की दादी है ना उनकी तबीयत बहुत खराब है, कि तुम अस्पताल उन्हें देखाना। लेकिन आज आपकी मम्मी ने पूछा कल दादी को दिखाए थे, आपने कहा मैं नहीं गया था। तो आपकी मम्मी ने आपसे कहा यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए था, है ना। उसके साथ खेलना चाहिए था, उसको उसके साथ खेलना चाहिए था। मान लीजिए कोई लड़की है और किसी लड़की को उसके घर वालों ने कहा कि इस भैया के साथ मत खेलना, लेकिन लड़की की दादी बहुत अच्छी थी। लड़की की दादी ने उस लड़की की मम्मी से कहा कि लड़की को शी शुड हैव प्लेड विद हिम, उस लड़की को उस भैया के साथ खेलना चाहिए था, उसको उसके साथ खेलना चाहिए था। उनको कार्य पूरा करना चाहिए था, उन्हें कार्य पूरा करना चाहिए था। दे शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्हें कार्य पूरा करना चाहिए था। आपने मजदूरों को घर पर लगाया, उनसे कहा कि भैया ये काम पूरा कर देना, हम जा रहे हैं बाजार, हम आएंगे अब कल को।
तो उन्होंने काम पूरा नहीं करा, आप शाम को आए और आपने अपने दोस्त से कहा उन्हें कार्य पूरा करना चाहिए था। दे शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्हें कार्य पूरा करना चाहिए था। उसको मेरे घर आना चाहिए था। ही शुड हैव कम टू माई होम, उसको मेरे घर आना चाहिए था। उसको मेरे घर आना चाहिए था। ही शुड हैव कम टू माई होम, उसको मेरे घर आना चाहिए था। उसको मेरे घर आना चाहिए था। ही शुड हैव कम टू माई होम। अब मैं मोडाल्स प्लस वर्ब जिनके साथ हैव लगता है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मोडाल्स प्लस हैव। देखो, सिंपल मॉडल्स के साथ हम जो है वर्ब फर्स्ट लगाते हैं, लेकिन जब मॉडल्स के साथ हैव लग जाता है, जब भी कोई मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है, तब मेन वर्ब की थर्ड फोर्थ का ही प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, सिंपल मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जैसे ही मॉडल के साथ हैव आएगा, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, तो इस प्रकार से हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आने वाला। जैसे शुड हैव हुआ, कुड हैव हुआ, वुड हैव हुआ, मे हैव हुआ, मस्ट हैव हुआ, माइट हैव हुआ, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग हम करते हैं। यू मस्ट हैव डन दिस, आज मैं शुड और शुड हैव आपको पढ़ाए हैं, अभी मैं इसे आगे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन इनकी मैं हिंदी में आपको बता दूं। यू मस्ट हैव डन दिस, तुम्हें यह अवश्य ही करना चाहिए था। यू मे हैव नॉन सीता, तुम अवश्य ही सीता को जानते होंगे। तुम शायद ही अस्पताल गए होंगे। तो इस प्रकार की इनकी हिंदी है। बाकी आज आप फोकस रखिए शुड हैव पर ही, क्योंकि आगे वाली क्लास में, आगे वाले पार्ट में मैं इन्हें डिस्कस करूंगा बहुत डीप एंड डिटेल में। एक बार फिर बता देता हूं, शुड का प्रयोग होता है वर्तमान की सलाह के लिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए। शुड हैव का प्रयोग होता है भूतकाल की सलाह में, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए था, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल ये वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं। तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, उसे अस्पताल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, और उसे उसके साथ खेलना चाहिए था, शी शुड हैव प्लेड विद हिम, दे शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, ही शुड हैव कम टू माई होम, उसे मेरे घर आना चाहिए था। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको घर से बना के लिखाना है, और जरूर बना के लिखाना है। इफ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर माय डियर फ्रेंड, देन व्हाट एवर आई एम सेइंग टू यू, व्हाट एवर वर्क आई एम गिविंग टू यू टू एज ए होमवर्क, प्लीज डू इट, एंड it will help you a lot, because it helped me a lot when I was learning this language. So that is why I am saying to you that do this and make this sentence 100%. Write in comment section, and this type of more sentence you are to try at your home. So what is the sentence? Sentence is वो sentence क्या है, देखो वो sentence हम लेते हैं लैला को डिस्को नहीं जाना चाहिए था। लैला को डिस्को नहीं जाना चाहिए था। तो ये वाला सेंटेंस आपको घर से बना के लिखाना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है इडियम एंड फ्रेजेस। जब भी आप किसी से बात करते हो और किसी की भाषा आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है, उसके बोलने का अंदाज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं वह अपनी बोलचाल में, वह अपने कन्वर्सेशन में इडियम एंड फ्रेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और आज मैं आपको अक्सर प्रयोग होने वाले इडियम एंड फ्रेजेस से रूबरू कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इनको सीखने के बाद आप जब इन्हें अपनी अंग्रेजी में यूज करेंगे तो 100% आपकी भाषा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और साथ ही साथ सामने वाले को लगेगा कि आप इस भाषा में एक डेप्थ नॉलेज रखते हो, यानी कि आपकी इस भाषा पे एक अच्छी पकड़ है। तो बहुत ही ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा, और बहुत कुछ सीखने के लिए है, बस आप अंत तक इस क्लास के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। आपने बचपन में सुने होंगे, बंदर न जाने आंगन टेढ़ा और अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद, इस तरह से, पता नहीं मैं तो थोड़ा गलत बोल रहा हूं हिंदी में, लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे होते हैं। फ्रेजेस का मतलब होता है वो फ्रेजेस, वो वाक्यांश जो अक्सर बार बार प्रयोग होते हैं। जैसे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अब एकदम से मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको ये फ्रेजेस पता है तो आप इसे अपनी भाषा में यूज कर सकते हैं। ये बनता है मनी डज नॉट ग्रो अपॉन ट्री। तो आजकल हम देखेंगे इस तरह की बहुत सारी इडियम एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले अंग्रेजी में हमारे लेख को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना देते हैं, और हमारी भाषा व भाषण को बहुत ही सरल व आकर्षक बना देते हैं।
मुहावरे और लोकोक्तियां। अब देखो, ये पहले मैं कुछ फ्रेजेस बता रहा हूं। क्वेश्चन अराइज, सवाल पैदा होता है। जैसे आपसे कोई बात बता रहा है, आप कहते हैं भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन सवाल पैदा होता है। क्वेश्चन अराइजेस, आपसे कोई कह रहा है आपका भाई, आप अपने भाई को जानते हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई कहता है यार तुम्हारा भाई चोर है, तो आप कहते हो क्वेश्चन डज नॉट अराइज। यार ऐसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन डज नॉट अराइज, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन अराइजेस, यू आर विनर। क्वेश्चन अराइजेस, आर यू विनर, सवाल पैदा होता है क्या तुम जीतने वाले हो। इफ यू वांट टू विन, यदि तुम जीतना चाहते हो, यू विल हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, तो तुम्हें खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। देखो ये रही एक इंपॉर्टेंट इडियम्स, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। जहां चाह वहां राह, जहां चाह होती है वहां राहें मिल ही जाती है। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ देन योर विल पावर डज नॉट सपोर्ट यू। और यदि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें सहायता नहीं प्रदान करेगी। एंड क्वेश्चन डज नॉट अराइज टू विन विदाउट विल पावर, और बिना इच्छा शक्ति के जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो, सबसे पहला हमारा इडियम एंड फ्रेज है डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, ये हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अपनी ही बात को बहुत, अपने बारे में बहुत तारीफ करता रहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। और इसको हम बोल सकते हैं अपनी ढपली अपना राग। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करता है तो हम उसे बोलते हैं डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी तारीफ खुद से मत करो। कभी कभी हम किसी को बताते हैं, कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा समय से तेज भागने की कोशिश करता है और चीज़ों को समझता नहीं है, तब हम उसे कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा रुक कर चल लो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते, समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते। ही इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, आप किसी भैया को जानते हो, कोई भैया बहुत ज़्यादा पक्का ड्रामेबाज है और आपको पता है कि इसने गलती की है और ये ना हम सबका मजाक बना रहा है, तो आप उसे बोले ही शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है झूठे आंसू दिखा रहा है। मगरमच्छ के आंसू तो सबको पता है, मगरमच्छ आंसू वैसे ही निकाले रखता है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाओगे तो खा जाता है वो, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, ही शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, यह है मगरमच्छ के आंसू, मुझे मत दिखा। कभी कभी हम बोलते हैं यह सब भाग्य का खेल है, इट इज़ अ ट्विस्ट ऑफ फेथ, इट इज़ अ ट्विस्ट ऑफ फेथ। मान लीजिए आपने और आपके 3 दोस्तों ने एक साथ एक व्यापार शुरू किया था और आपने लगभग तीनों चारों ने ही बराबर मेहनत करी, लेकिन किसी को सफलता 2 महीने बाद मिली, किसी को सफलता 2 साल बाद मिली और किसी को सफलता मिली ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, उसके कुछ प्रयास में कमी रह गई हो। तो यह सब आपने क्या कहा, भाई साहब ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इट इज़ अ ट्विस्ट ऑफ फेथ, यह सब भाग्य का खेल है। डांसिंग एंड मी बोथ आर पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट का मतलब होता है जब 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं, जब किसी 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि डांसिंग एंड मी बोथ आर पोल्स अपार्ट, जैसे कि नाचना और मेरे में तो बहुत, यानी कि मैं नाच नहीं सकता, है ना। जैसे कि एक मान लीजिए चोर है और एक बहुत ज़्यादा सज्जन है, तो आप कह सकते हो थीफ एंड ए जेंटल पर्सन बोथ आर पोल्स अपार्ट, दोनों में बहुत विभिन्नताएं हैं, दोनों बहुत अलग अलग हैं। ही इज़ फाइटिंग ए लॉन बैटल, ही इज़ फाइटिंग ए लॉन बैटल, वह अकेला ही युद्ध लड़ रहा है। युद्ध से यहाँ पर मतलब है जो व्यक्ति अपने जीवन का संघर्ष बिना किसी को परेशान किए हुए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए और बिना किसी से मदद मांगे अपने जीवन को जीता है, संघर्ष को करता रहता है, उसे बोलते हैं ही इज़ फाइटिंग ए लॉन बैटल, वह एक लंबी लड़ाई अकेला लड़ रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। कश्मीर वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाक, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर झगड़े की जड़ है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए मोबाइल वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मी एंड माई गर्लफ्रेंड, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मनी इज द बोन ऑफ मनी इज ए बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आई एंड माई ब्रदर, मी एंड माई ब्रदर, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ हाथ नहीं लगता किसी कमी के कारण, तो आप बोलते हैं आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न बट ऑल इन वेन, मैंने अपनी पूरी जान से कोशिश करी लेकिन सब व्यर्थ चला गया। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न बट ऑल इन वेन, मैंने पूरी मेहनत की लेकिन सब कुछ व्यर्थ चला गया। अब देखो एक बार में फिर से जल्दी से फिर अगली पे चलेंगे हम। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ खुद मत करो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते। ही शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, वह झूठे आंसू बहा रहा है। इट इज़ अ ट्विस्ट ऑफ फेथ, यह सब भाग्य का खेल है। डांसिंग एंड मी बोथ आर पोल्स अपार्ट, मेरे और नाचने में
बहुत विभिन्नताएं हैं। ही इज़ फाइटिंग ए लॉन बैटल, वह अपनी ज़िंदगी का युद्ध स्वयं लड़ रहा है। कश्मीर वाज ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाक, भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ कश्मीर था। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड बट ऑल इन वेन, मैंने पूरी जान लगाकर मेहनत की लेकिन सब व्यर्थ चला गया। आई स्वेयर बाई गॉड, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई यू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई माई फादर, मैं मेरे पिताजी की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई माई मदर, मैं मेरी माता जी की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई माई गर्लफ्रेंड, मैं मेरी गर्लफ्रेंड की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई हिम, मैं उसकी कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई हर, मैं उसकी कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई बुक, मैं किताब की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाई गॉडेस, मैं विद्या माता की कसम खाता हूँ। तो इस तरह से स्वेयर बाई का प्रयोग कसम खाने के लिए हम करते हैं। आई काउंट ऑन यू, आई काउंट ऑन यू का मतलब होता है जब किसी पर आप विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो हम आई बिलीव यू की जगह ये भी बोल सकते हैं आई काउंट ऑन यू। आई काउंट ऑन यू, आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आपकी दोस्त ने आपसे कहा यार तुम ना बहुत ही गंदे लड़के हो क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। आपने कहा आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, ट्रस्ट मी, आई काउंट ऑन यू यार। यू स्ट्रक लकी, जैसे कि मान लीजिए आप किसी खतरे में थे लेकिन वहां से बिल्कुल बाहर आ गए, तो आपके दोस्त ने कहा यू स्ट्रक लकी, तुम भाग्यवान रहे, तुम भाग्यवान रहे। ही ब्रोकन आइस आफ्टर ए लॉन्ग मम, ब्रोकन आइस का मतलब है चुप्पी तोड़ देना। कोई व्यक्ति बहुत 3 घंटे से एक महफिल चल रही है और वो बिल्कुल चुप है और लास्ट में उसने बोला कि बहुत मजा आया, तो आपने कहा ही ब्रोकन आइज आफ्टर लॉन्ग मम, एक लंबे समय की चुप्पी के बाद उसने चुप्पी तोड़ दी। डोंट कीप मी इन डार्क, जब आपको कोई अंधेरे में धोखे में रखने की कोशिश करता है तो आप उसे बोलते हैं डोंट कीप मी इन डार्क, मुझे अंधेरे में मत रखो। वॉट एवर इज रनिंग इन योर माइंड टेल मी बिकॉज अदरवाइज आई विल किल यू, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझे साफ साफ बता दो, मुझे अंधेरे में मत रखो, डोंट कीप मी इन डार्क। ही इज ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स बोलते हैं उस भैया को या उस बहन को जो बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम होता है या होती है, जो अपनी विशेषताओं को छुपा कर रखता है और एकदम से जैसे कि सामने आता है, रहस्यमयी व्यक्ति। ही इज ए डार्क हॉर्स, वह एक रहस्यमयी लड़का है। इट वॉज ए हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस, यह एक रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था। मान लीजिए कोई भैया है, वो भैया जंगल से जा रहा है, उस भैया की रास्ते में चीते से लड़ाई हो जाती है और चीते से लड़ाई की लगभग आध घंटे में चीता और वो भैया लड़ा और आध घंटे बाद भैया ने चीते को मार दिया। लेकिन जब वो अपनी स्टोरी बता रहा था उसने बताया ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, इट वॉज अ हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस, यह एक रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था। कभी कभी आप अपनी कुछ कार्यों को कराने के लिए दूसरों को मीठी गोली देते हैं। कोई लड़की सुंदर नहीं लग रही, आप उसे फिर भी कहते हैं आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। कोई भैया बहुत बुरा लगता है, फिर भी आप उसे कहते हो आप तो बहुत ही हैंडसम हो, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो तब हम बोलते हैं आई हैव टू पे शुगर पिल टू गेट माई डिमांड्स एक्सपेक्टेड, मुझे अपने कार्य कराने के लिए तुम्हें मीठी गोली देनी पड़ती है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देते हैं, फिर चलते हैं आगे की इस इडियम एंड फ्रेज पर। आई शेयर बाई गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई काउंट ऑन यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। यू स्ट्रक लकी, तुम भाग्यवान रहे। ही ब्रोक एन आइस आफ्टर ए लॉन्ग मम, उसने एक लंबे समय के बाद चुप्पी तोड़ दी है। डोंट कीप मी इन डार्क, मुझे अंधेरे में मत रखो। ही इज ए डार्क हॉर्स, वह एक छुपा रुस्तम है। इट वॉज ए हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस, यह एक रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव था। आई हैव टू पे शुगर पिल टू गेट माई डिमांड एक्सपेक्टेड, मुझे अपना कार्य कराने के लिए मीठी गोली देनी पड़ती है। हिज फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है सुनने में तकलीफ है। हार्ड ऑफ लिसनिंग का मतलब है सुनने में तकलीफ है। हार्ड ऑफ स्पीकिंग का मतलब है बोलने में तकलीफ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है उसके पिताजी को सुनने में तकलीफ है। हिज फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। और अब ऐसे ही बोल सकते हैं हार्ड ऑफ का मतलब है तकलीफ होना किसी चीज़ में। हार्ड ऑफ वॉकिंग, उसके पिताजी को चलने में तकलीफ है। हिज ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ वॉकिंग, उसकी दादी माँ को चलने में तकलीफ है। ही इज टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन का मतलब है जब आप पूरे अपने एरिया की जबान पर होते हो, आप कोई इतना अच्छा काम कर देते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई रील डाली और वो रील आपकी चल गई 200 मिलियन एक रात में, तो अगले दिन आपके यहाँ भीड़ होगी और आप कह सकते हो आई एम द टॉक ऑफ द टाउन टुडे, मैं पूरे शहर की जबान पर हूँ, मैं पूरे कस्बे की जबान पर हूँ। कोई शादी होती है तो उसमें रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं, तब हम कह सकते हैं रसगुल्ला इज द टॉक ऑफ द टाउन, पूरे सबकी जबान पर रसगुल्ले का ही नाम था। रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर्स, अफवाहें जंगली आग की तरह फैलती हैं। अफवाहें जंगली आग की तरह फैलती हैं। आप कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी चीज़ को स्प्रेड करना चाहो, आपको बहुत मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहीं कोई झूठी बात आपको
कोई कह दे तो वो बहुत जल्दी फैल जाती है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, मैं मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि कल यहाँ पर तौबा तौबा, रानी परी, बड़ी परी, भयंकर परी और छोटा भीम आया था और उनकी यहाँ पर लड़ाई होगी और छोटे भीम ने 2 रानी परियों को बहुत ज़्यादा पीटा। अब अगर ये खबर चली बाई चांस तो ये आप यकीन नहीं मानोगे, ये इतनी तेज़ी से फैलेगी कि आज ही आपके पास थी, कल ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। वुड दैट का मतलब होता है काश। वुड दैट आई वॉज सीएम। काश, वुड दैट का मतलब काश, आई वॉज सीएम, काश में सीएम होता। वुड दैट काश आई वॉज ए मिलेनियर, काश में एक लखपति होता। वुड दैट आई वॉज पीएम, काश में पीएम होता। वुड दैट आई वॉज यू, काश में तुम होता। वुड दैट आई वॉज ए पॉलिटिशियन, काश में एक नेता होता। डोंट सिंग योर ऑन प्रेज, यार अपनी तारीफ खुद मत करो। डोंट सिंग योर ऑन प्रेज, यार अपनी तारीफ खुद मत करो। दिस सीम्स टू बी ओनली ए लेम एक्सक्यूजेस, जब कोई बिल्कुल ऐसा झूठ बोलता है जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है, आपको बिल्कुल सुनने से ही पता चल रहा है कि ये भैया टोटली झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, तो हम बोलते हैं दिस सीम्स टू बी ए लेम एक्सक्यूजेस। जैसे कि मान लीजिए कोई भैया आपके पास आया और आपने उससे कहा यार तूने कल मेरी मदद नहीं की, तूने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, तो उसने आपसे कहा यार तू यकीन नहीं मानेगा, कल मेरे पास डोरेमोन आया था और हम दोनों बात कर रहे थे और डोरेमोन ने मेरा फ़ोन गायब कर दिया था, इस वजह से मैं तेरा फ़ोन उठा नहीं पाया था। तो यार ये क्या है, ये है बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेस। तो आपने कहा दिस सेम्स टू बी ओनली ए लेम एक्सक्यूजेस, यह केवल एक लंगड़ा बहाना दिखाई पड़ता है। डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ऑन एक्स, यार अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में मत लगो। कोई व्यक्ति होता है जिसमें चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है। आपने कहा कि चलो यार किसी को देखने चलते हैं, किसी का वहाँ पर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, और आपके दोस्त ने कहा कि यार 1 मिनट रुक, मैं ना अपना कैमरा उठा लूँ गोप्रो, मैं एक वीडियो भी बना लूँगा ताकि वो यूट्यूब पे चल जाए। तो आपने कहा यार डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ऑन एक्स, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो, हर समय अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए। वी ट्राइड अवर लक बट ऑल इन वेन, हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत करी लेकिन सब कुछ व्यर्थ चला गया। एक बार क्विक रीजन कर लेते हैं, फिर अगली स्लाइड पर चलेंगे। उसके पिताजी को सुनने में तकलीफ है, वह पूरे कस्बे की जबान पर हैं। रूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, अफवाहें जल्दी जंगली आग की तरह फैलती हैं। वुड दैट आई वाज सीएम, काश में सीएम होता। डोंट सिंग योर ऑन प्रेज, अपना गाना खुद मत गाओ, यानी कि अपनी तारीफ खुद मत करो। दिस सीम्स टू बी ओनली ए लेम एक्सक्यूज, यह केवल एक लंगड़ा बहाना दिखाई पड़ता है। डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ऑन एक्स, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो। वी ट्राइड अवर लक बट ऑल इन वेन, हमने अपना भाग्य को आजमाया लेकिन सब कुछ बेकार चला गया। इट इज ओनली आई वॉश, इट इज ओनली एन आई वॉश, यह केवल एक आंखों का धोखा है, यह केवल एक आंखों का धोखा है। आप कहीं पर जा रहे थे, वहां पर कोई व्यक्ति खेल दिखा रहा था और खेल दिखाते दिखाते जैसे आप उसके पास गए, उसने एक चाकू निकाला और अपने जो बच्चा उसके साथ था उसने उसकी गर्दन के आर पार वो चाकू कर दिया और आपसे कहा कि मुझे पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो फिर उसने कहा कि यार तुम एक काम करो, 1 करोड़ रुपए मत दो, 1 कटोरी आटा दे दो या 5 रुपये दे दो। तो और आप बहुत ज़्यादा डर गए, तो आपके बड़े भैया ने उसको थप्पड़ मारा है और आपसे कहा यह कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली एन आई वॉश, यह केवल एक आंखों का धोखा है। इट इज़ ए फीदर इन हिज कैप, जब कोई अपनी लाइफ में कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त करता है तो हम उसे बोल सकते हैं उसकी टोपी में एक और पंख लग गया, यानी कि इट इज़ अ फीदर इन हिज कैप, उसकी टोपी में एक पंख लग गया है। क्वेश्चन अराइज, सवाल पैदा होता है। क्वेश्चन डज नॉट अराइज, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई एम बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, मेरे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। आई एम इन बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, मेरे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन, चिराग तले अंधेरा, जैसे कि कोई व्यक्ति सबको मोटिवेट करता है और मोटिवेट करने के बाद डिप्रेशन की गोली खाता है, तो ये क्या हुआ, चिराग तले अंधेरा। ए लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, झूठ के पांव नहीं होते। जब कोई आपसे बार बार झूठ बोलता है तो आप समझाते हैं भाई साहब समझ जा जिंदगी के खेल को, नहीं तो इतना पिटेगा, क्योंकि ए लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन देखता है और बहुत स्ट्रगल किए होता है तो हम बोलते हैं ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, इट इज ओनली एन आई वॉश, यह केवल आंखों का धोखा है। इट इज ए फीदर इन हिज कैप, यह है उसकी
यह है उसकी टोपी में एक और पंख लग गया। क्वेश्चन अराइज, सवाल पैदा होता है। क्वेश्चन डज नॉट अराइज, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, मेरे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। नियर द चर्च फ्रॉम द हेवन, फादर फ्रॉम हेवन, चिराग तले अंधेरा। ए लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, झूठ के पाँव नहीं होते। ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। तो आज की क्लास को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। और देखो मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, यदि आप वास्तव में ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भैया देखो प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि आपको रूल सीखने नहीं है, पेपर में लिखने नहीं है, आपको बोलनी है। और बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, रिगरस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और बिल्कुल भी सही बोलने के चक्कर में मत लगो। इफ़ यू आर ए बिगनर, डोंट थिंक अबाउट दैट यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग। योर मोटो इज टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट इज सैड दैट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। योर टोटल गोल इज टू स्पीक इंग्लिश। डोंट वरी अबाउट दैट यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग। यू आर टू फोकस दैट यू आर टू स्पीकिंग और नॉट, यू आर स्पीकिंग और नॉट। इफ यू आर स्पीकिंग दैन 100% you will be a great speaker. Otherwise you should leave the process to learn this language because it is not a cakewalk. ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस करो, गलत बोलो सही बोलो कोई मतलब नहीं है, आपका फोकस बोलने पे होना चाहिए। गलत सही बाद में से अपने आप हो जाएगी। तो आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं। इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।